सो बच्चों, वेलकम टू द क्लास। तो ये चैप्टर जो है, जो आपको मेरे पीछे दिख रहा है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, काफी हाई वेटेड चैप्टर, बल्कि ये पूरी यूनिट ही सेल हो गया, बायोमोलिक्यूल्स हो गया, सेल साइकिल सेल डिवीजन हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पूरी यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, हाई वेटेज यूनिट है, बहुत सिंपल है। तो आज इसको हम बहुत डिटेल में करेंगे, जो जो चीजें हैं कि क्या होती है 2C वैल्यू, क्या होती है 2N वैल्यू, उसके डायग्राम्स बना के भी उन्हें हम आज समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपने अब से पहले नहीं पढ़ा है तो आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको पूरा डिटेल में ही कराऊंगी मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, हाँ जी दीपिका जी। तो आज इस चैप्टर की सबसे पहले हम चैप्टर वेटेज देखेंगे, चैप्टर वेटेज की कितना जरूरी है ये चैप्टर। आ जाओ। तो 2024 में यानी कि पिछले साल इस चैप्टर से 4 सवाल आए थे, यानी कि 16 मार्क्स का ये चैप्टर था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही सिंपल। मैं अभी बताऊंगी कि इस चैप्टर को पढ़ना कैसे, अभी वो भी बताऊंगी साथ में। फिर 2023 में तो आप देख के बिल्कुल शॉक होने वाले हो। एनी गेसेस गाइस? अभी आप यहां पे बिल्कुल मस्त वाला शॉक होने वाले हो। 9 सवाल, 4 into 9। यस, अब बताइए 36 मार्क्स। 36 मार्क्स का चैप्टर आया था ये हमारे 2023 में। सोच रहे हो, मतलब कि फिजिक्स के 2-3 चैप्टर के जितना तो बायो का एक चैप्टर होता है भाई, और आया हमारा। ठीक है, फिर आते 2022 में 20 चैप्टर से 9 सवाल आए थे, देख रहे हो। फिर आ जाओ नेक्स्ट, 2021 में भी इस चैप्टर की पूरी चौड़ थी बच्चों, 4 into 5, 20 मार्क्स का ये चैप्टर था। और वहीं पे अगर 2020 में देखोगे तब भी आप शॉक ही होगे, 8, 32 मार्क्स का ये चैप्टर आया था। तो अगर लास्ट 5 इयर्स का मैं पूरा स्टैट्स बताऊं, क्योंकि मैं 5 साल के ही स्टैट्स लेती हूं, मैं उससे पहले के स्टैट्स लेती नहीं हूं, क्योंकि 5 सालों में ही ट्रेंड सेट होता है। देखो किसी का भी अगर मैं कहूं तो 5 साल बहुत जरूरी है, यही जरूरी होते हैं 5 साल के PYQs सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं, बिकॉज दे टेल यू कि व्हाट इज अ ट्रेंड गोइंग ऑन। ठीक है, तो ये हमारी NCERT कनेक्ट। अगर आपको NCERT के क्वेश्चंस करने हैं तो दिस बुक इज वन ऑफ द बेस्टेस्ट बुक। ठीक है, चलो अब आते हैं। तो अब एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चंस बता दो जरा। देखो बेटा, इससे अगर मैं एवरेज देखूं तो इस चैप्टर से 5 से 6 क्वेश्चंस बन रहे हैं। अगर मैं एवरेज देखूं, लास्ट ईयर का ना देखूं, इतने तो बन ही रहे। यस, सो 20 से 24 मार्क्स का ये चैप्टर हो जाता है, पहली चीज। अब आते कि इस चैप्टर से आखिर क्या आता है, किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। देखो बेटा, 1-2 चीजें इस चैप्टर की बिल्कुल फिक्स है, वो मैं आपको बताती हूँ। मतलब कि एक तरह से पेपर लीक हो रहा है, आप ये समझ लो। जितने भी PYQ तुम प्रैक्टिस करोगे ना, ये वाला क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो हमारा प्रोफेज है, प्रोफेज 1, मियोसिस 1, ये इस पूरे चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है। इस वाले टॉपिक से एक क्वेश्चन कंफर्म, अभी लिखवा लो, पेपर लीक्ड कंफर्म, ये आएगा ही आएगा, 100% चांसेस हैं, 100%। ठीक है, तो अगर मैं पूरा चैप्टर कह रही हूं तो उसमें से ये वाला पार्ट जो है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है इस पूरे चैप्टर का। ठीक है बच्चों, यहीं से आपके मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन भी बनते हैं। पहचान कौन ऑन द बेसिस, ये कौन से को डिपिक्ट कर रहा है, इसमें किस में रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, किस में क्रॉसिंग ओवर हो रही है, इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है बच्चों, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट है, माइटोसिस। माइटोसिस, यहां से एक क्वेश्चन आपका 100% आएगा एग्जाम में। ठीक है बच्चों, तो ये हैं 2 चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब चलते हैं, चैप्टर शुरू किया जाए जोश के साथ। यस माय किड्स, यस यस, बताओ जरा, शुरू करें। देखो बेटा, जब तक जोश नहीं आएगा मैं तो नहीं शुरू करती, तुम्हें जो बोलना बोलो। हमें हमेशा जोश के साथ पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपका समय है और आपका समय सबसे कीमती है। मैं तो हर साल पढ़ा दूंगी, बट आपने हर साल नहीं पढ़ना है ना बच्चों। यस, आपने इसी साल क्रैक करना है। चलो फिर आप शुरू करते हैं, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन।
चैप्टर के हेडिंग हमने डाल दी है बेटा। 2 तरह की प्रोसेसेस जो मैं आज आपको समझाऊंगी, जिसमें सबसे पहले हम माइटोसिस और मियोसिस को समझे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो आज चैप्टर हम शुरू करेंगे माइटोसिस वर्सेस मियोसिस, माइटोसिस वर्सेस मियोसिस। ठीक है बच्चों, यहां पे हम लिख लेते हैं पैरामीटर्स, किन किन चीजों के आधार पर हम इनको दोनों में डिफरेंस करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, पैरामीटर। तो जितने आंसर आते हैं आप देते रहेंगे तो मुझे बहुत मजा आएगा। सबसे पहले लोकेशन, माइटोसिस का प्रोसेस कैसा होता है बच्चों? माइटोसिस का प्रोसेस होता है इक्वेशनल डिवीजन, यानी जितना है वैसे ही बना के देंगे, कुछ कमी नहीं करेंगे। ठीक है, जबकि मियोसिस का प्रोसेस क्या होता है? रिडक्शनल। ठीक है, यस। तो यानी कि सबसे पहले आते हैं लोकेशन पे कि जो माइटोसिस की प्रोसेस है वो किन तरह के सेल्स में होती है। तो माइटोसिस की जो प्रोसेस है वो होती है सोमैटिक सेल्स में। किस में होती है बच्चों? सोमैटिक सेल्स में प्रोसेस होती है माइटोसिस। जबकि अगर मियोसिस की बात की जाए तो मियोसिस की जो प्रोसेस है, जो कि रिडक्शनल डिवीजन है, जो कि गैमीट फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ये प्रोसेस आपको देखने को मिलती है स्पेशल सेल्स कॉल्ड एज जर्म सेल्स। और ये जो जर्म सेल्स होते हैं ये पूरे शरीर में नहीं मिलते, बल्कि सिर्फ 2 ही ऐसे ऑर्गन्स हैं जहां पे आपको जर्म सेल्स मिलेंगे। ना ही ये लिवर में मिलेंगे, ना ही ये किडनी में मिलेंगे, ना ही ये दिल में मिलेंगे, ना ही ये दिमाग में मिलेंगे। ये मिलेंगे तो सिर्फ गोनाड्स में। और गोनाड्स क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? या तो वो होती है ओवरी या फिर होती है वो टेस्टिस। मेल्स में टेस्टिस, फीमेल में ओवरी। ठीक है, अब आते हैं बच्चों इसकी प्लॉइडी पे चेक करते हैं। अगर प्लॉइडी की बात करें तो माइटोसिस में क्या होता है, एक डायग्राम बना लेते हैं। माइटोसिस में हमारा मदर सेल, कौन सा सेल है बच्चों? ये हमारा मदर सेल। मदर सेल से 2 तरह के सेल बनते हैं जिनको हम कहते हैं डॉटर सेल। क्या कहते हैं इन दोनों सेल्स को बच्चों? डॉटर सेल। तो अगर आप मदर सेल को देखें और डॉटर सेल को देखें तो प्लॉइडी सेम। व्हाट इज प्लॉइडी? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। क्या होता है प्लॉइडी? प्लॉइडी क्या होता है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो अगर आप ये देखें तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स दोनों में ही क्या है? सेम है, मदर सेल में भी और डॉटर सेल में भी। तो इसलिए इस तरह के रिडक्शन को हम क्या कहते हैं? इक्वेशनल डिवीजन। क्या कहते हैं इसको बच्चों? इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर सेम इन मदर सेल एंड डॉटर सेल। वहीं पे अगर आप मियोसिस की बात करें तो मियोसिस में क्या है? यहाँ पे हमारा मदर सेल, ये हमारा है मदर सेल या जर्म सेल, और इसका अगर डिवीजन होता है तो पहले तो यहां पे कितने सेल बन रहे हैं? 4। सबसे पहला डिवीजन फर्क, यहां 4 सेल बनेंगे और ये चारों के चारों सेल हेप्लॉइड है। यानी अगर इस मदर सेल के पास 46 क्रोमोसोम्स हैं तो इनके पास 23 क्रोमोसोम्स होंगे। यहां पे एक से बनते हैं 2 सेल, यहां पे एक से बनते हैं 4 सेल। तो ये दोनों डिवीजन क्या है? ये दोनों डिफरेंसेस है। ये जो 4 सेल बने चारों हेप्लॉइड सेल्स है, तो इनको हम क्या बोलेंगे? हेप्लॉइड गैमीट सेल्स। अब ये गैमीट स्पर्म भी हो सकता है और ओवा भी हो सकता है फीमेल के केस में। तो यहां पे आप देख रहे हैं 2n से n बन रहा है। सो दिस टाइप ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड एज रिडक्शनल डिवीजन। क्या कहते हैं इस डिवीजन को? क्या कहते हैं इस डिवीजन को? रिडक्शनल डिवीजन, विच वी सी इन केस ऑफ मियोसिस। ठीक है बच्चों, अब आते हैं नेक्स्ट पे साइज। लेट्स टॉक अबाउट द साइज। नाउ कंपेयरिंग द साइज ऑफ मदर सेल एंड कंपेयरिंग द साइज ऑफ डॉटर सेल, इज इट सेम और डिफरेंट? यस पूजा, इज इट सेम और डिफरेंट बच्चों? जो माइटोसिस है उसमें जो साइज ऑफ मदर सेल है और जो साइज ऑफ डॉटर सेल है वो छोटे बड़े हैं या सेम हैं? क्या है? सेम है, बिल्कुल सही। डायग्राम देख के आप बता सकते हैं। सो यहां पे साइज ऑफ मदर सेल इज ऑलमोस्ट इक्वल टू साइज ऑफ डॉटर सेल। तो यहां पे आप देखेंगे बहुत ज्यादा बेटा आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है। वहीं पे अगर आप यहां पे देखेंगे, देखिए कितना बड़ा सेल बनाया मैम ने, और यहां पे देखिए कितने छोटे छोटे सेल्स बनाए मैम ने। तो यहां पे क्या है? द जर्म सेल, जर्म सेल का जो साइज है वो बड़ा एज कंपेयर टू गैमीट्स। तो जो गैमीट्स बन रहे हैं उनका साइज छोटा है और जो हमारा जर्म सेल है उसका साइज काफी बड़ा है। ठीक है बच्चों,
अब आते हैं अकरेंस, कहां कहां पे हमें माइटोसिस देखने को मिलता है और क्या ऐसे बेहतरीन एग्जाम्पल्स हैं। तो ड्रोन्स, हनी बी की ड्रोन्स लिखूं माइटोसिस में या हनी बी की क्वीन बी लिखूं, क्या बेस्ट एग्जाम्पल होगा? क्या ड्रोन्स लिखूं या हनी बी की क्वीन बी लिखूं? एक बच्चा कह रहा मैम क्वीन बी। बेटा क्वीन बी तो मियोसिस करती है, बट ड्रोन्स तो खुद ही हेप्लॉइड होते हैं और हेप्लॉइड से हेप्लॉइड बनाना है तो माइटोसिस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो हनी बी के ड्रोन्स हैं यानी कि जो मेल्स हैं वो क्या होते हैं? हेप्लॉइड होते हैं। तो अगर हेप्लॉइड से हेप्लॉइड बनाना है तो माइटोसिस करना पड़ेगा, है ना बच्चों। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। इसके अलावा जितने भी आपके सोमैटिक सेल्स हैं उनमें तो माइटोसिस होता ही है, रीजेनरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये प्रोसेस, ठीक है। वहीं पे अगर आप मियोसिस का देखेंगे जहां पे हम डिप्लॉइड सेल से क्या बना रहे हैं? हेप्लॉइड सेल बना रहे हैं। ये आपको देखने को मिलता है। दिस प्रोसेस इज सीन ड्यूरिंग डैश रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, किस तरह के रिप्रोडक्शन में आपको देखने को मिलता है। यस बच्चों, तो दिस यू सी इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको माइटोसिस देखने को मिलता है ना कि मियोसिस। So this becomes a feature of sexual reproduction and this becomes a feature of asexual reproduction. क्या ये डिफरेंसेस कुछ क्लियर हुए हैं? तो आगे चला जाए। क्या कहती है बच्चा पार्टी की सरकार? चले आगे। यस, देखो बेटा सेल साइकिल यानी कि कोशिका चक्र पढ़ रहे हैं आज हम, ठीक है। कोशिका माने सेल और साइकिल का मतलब होता है चक्र, ठीक है। कोशिका चक्र। अब इस चक्र में बहुत सारे पड़ाव हैं। कभी प्रिपरेशन का है, देखो बेटा आप पूरे साल प्रिपेयर करते हैं, राइट। फिर उसके बाद आप सिर्फ 3 घंटे के लिए प्रिपेयर करते हैं। आप ऐसे सोचो, सो 99.9% यू आर प्रिपेयरिंग एंड इट इज ओनली 0.1% विच इज एग्जाम डे 3 आवर्स। यही सेम चक्र हमारे सेल में भी होता है। 90% of the time the cell is preparing and it is only the 10% of the time which is actually it is doing. बिल्कुल हमारी तरह है, कोई फर्क नहीं है दोनों में, ठीक है बच्चों। फिर एक ऐसा फेज आता है जब आप क्या रिजल्ट का वेट करते हैं, अपना नीट रिजल्ट का। 1 महीना लगता है, 20 दिन बाद आता है ना नीट का रिजल्ट। उसमें आप कुछ नहीं करते, ना पढ़ते ना लिखते, आपको पता है कि रिजल्ट आएगा, उसके बाद डिसाइड करेंगे करना क्या है लाइफ में, है ना। उसको कहते हैं G0 फेज। यू आर एक्टिव बट यू आर नॉट प्रिपेयरिंग। बट रिजल्ट अगर बहुत अच्छा आया तो काउंसलिंग के लिए करेगा ना प्रिपेयर, यू विल एग्जिट द सेल साइकिल। बट अगर रिजल्ट अपने मन चाहा नहीं आया तो वापस से प्रिपेयर करेगा ना। सो G0 फेज इज द टाइम व्हेन यू आर एक्टिव बट यू आर नॉट परफॉर्मिंग, यू आर नॉट डूइंग व्हाट यू शुड, ठीक है बच्चों। ऐसे ही हमारा कोशिका चक्र भी होता है। चलो अब आते हैं, हेडिंग लिखते हैं स्टेजेस ऑफ सेल साइकिल। बेटा अगर पूरी बायोलॉजी को आप अपने जीवन से जोड़ देंगे तो इस बायोलॉजी को याद करना सबसे आसान है। कुछ भी अलग नहीं है बच्चों, कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है। चलो ये देखिए, अब कोशिका चक्र की बात हो रही है तो चक्र तो बनाना पड़ेगा मेरे बच्चों। ये देखिए, ये हमने बना दिया एक सेल साइकिल का पूरा साइकिल, ठीक है। अब यहां पे बच्चों द एंटायर साइकिल इज डिवाइडेड इनटू 2 मेजर फेजेस। पूरी साइकिल कितने फेजेस में डिवाइडेड है बच्चों? 2 फेजेस में हमारी पूरी सेल साइकिल डिवाइडेड है। पहला जो फेज है दिस इज कॉल्ड एज एम फेज। क्या कहते हैं बच्चा पार्टी इसको? अगर जवाब नहीं आया तो मैं बंद कर दूंगी सेशन। क्या कहते हैं इसको? एम फेज। पूरा खुद से कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जो दूसरा सबसे बड़ा फेज है, इस दूसरे बड़े फेज को हम क्या कहते हैं बच्चों? इसको हम कहते हैं इंटरफेज। क्या कहते हैं दूसरे को? इंटरफेज। तो अगर एग्जाम में पूछे कौन से 2 मेजर फेजेस है सेल साइकिल के, तो जवाब क्या होगा? 2 मेजर फेजेस में आता है, एक आता है एम फेज और दूसरा आता है आपका इंटरफेज। पहले तो ये लिखो, ठीक है। इंटरफेज वो फेज है जो प्रिपरेटरी फेज है। कौन सा फेज है ये? प्रिपरेटरी, यानी कि यहां पर हम सिर्फ
प्रिपरेशन से रिलेटेड ही बातें करेंगे बच्चों, इसके अलावा हम कोई और बात नहीं करेंगे। सिर्फ यहां पे क्या हो रहा है, प्रिपरेशन। ठीक है, अब प्रिपरेशन भी 3 तरीके से हो रही है। पहला है गैप 1 फेज, कौन सा है, G1 या गैप 1, क्या बोलते हैं इसको, G1 या गैप 1 फेज। फिर इसके बाद चलता है सिंथेटिक फेज, या इसको बोलते हैं एस फेज। क्या बोलते हैं इसको, एस फेज। तो इंटरफेज में भी जो पहला चरम है, ठीक है, वो क्या है, गैप 1, फिर एस फेज, और इसके बाद जो आएगा ये हमारा गैप 2 फेज, जिसको हम कहते हैं G2 फेज। क्या कहेंगे, G2। तो अगर नीट में क्वेश्चन आ रहा है कि भाई इंटरफेज में कितने हिस्से हैं, कितने पड़ाव हैं, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, क्या आंसर होगा आप लोगों का, कितने पड़ाव होते हैं आपके इंटरफेज में। 3 पड़ाव होते हैं। पहला कौन सा, वापस से G1, फिर कौन सा एस फेज, फिर कौन सा G2 फेज। ठीक है, अब आते हैं मोस्ट डायनेमिक फेज के पास। कौन से फेज के पास चल रहे हैं, मोस्ट डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब क्या है, यहीं पे हलचल होगी। ठीक है, लोग महीनों महीने शादी की तैयारी कर रहे होते हैं, लोग महीने महीने वैलेंटाइंस की तैयारी कर रहे होते हैं, जाके लड़का फूल देता, लड़की देती है पक, हम तो तुमको भाई मानते हैं, हो गया ना, काम खत्म। तो वही जो रिजल्ट टाइम है, जो आपका एक्शन टाइम है, दैट इज कॉल्ड डायनेमिक फेज, कॉल्ड एज एम फेज, द माइटोटिक फेज, द डिवीजन फेज। अगर इस फेज की बात करें तो इसमें भी 4 तरह के फेजेस होते हैं। ठीक है, पहला इज कॉल्ड एज प्रोफेज। पहला कौन सा बच्चों, प्रोफेज। प्रोफेज के बाद क्या होता है, मेटाफेज। ठीक है, मैकडॉनल्ड्स भी तो लेके जाएगा घुमाने भाई, मेटाफेज। ठीक है, फिर एकदम से उसकी मम्मी का कॉल आ जाएगा, बेटा घर आ जल्दी। सो यहाँ पे अलग होने का फेज आ गया, एनाफेज। ठीक है, फिर घर जाके भी तो बात करेंगे ना, कैसा लगा, दैट इज कॉल्ड टीलोफेज। ये कौन सा है, टीलोफेज। अब टीलोफेज के बाद न्यूक्लियर डिवीजन हो चुका है, यानी कि जब सेल डिवाइड करता है तो सेल डिवीजन के भी 2 फेजेस हैं। पहला क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस। तो अभी तक क्या चल रहा है बच्चों, कैरियोकाइनेसिस, यानी कि न्यूक्लियर डिवीजन चल रहा है। पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है, उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है। सो दिस इज न्यूक्लियर डिवीजन, कैरियोकाइनेसिस। हो गई न्यूक्लियर डिवीजन। अब इसके बाद साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा। साइटोप्लाज्मिक डिवीजन को हम क्या कहते हैं, साइटोकाइनेसिस। तो यहां पे हो रहा है आपका साइटोकाइनेसिस। अब साइटोकाइनेसिस के बाद आपके पास 2 सेल्स हो जाएंगे, सेल नंबर 1 एंड सेल नंबर 2। अब ये सेल कह रहे हैं हमें नहीं करना डिवाइड। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं, हमें नहीं करना डिवाइड, हम ऐसे ही जीना चाहते हैं, हमें और नहीं चाहिए, हमें नहीं है लालच किसी और चीज का, हमें ऐसे ही जीना, हमें डिवाइड ही नहीं करना। बट हम जी रहे हैं, बट हमें डिवाइड नहीं करना। तो दिस फेज इज कॉल्ड एज G0 फेज और क्विंसेंट फेज। क्या कहते हैं, क्विंसेंट फेज और G0 फेज। अब इन सारे फेजेस के बारे में मैं डिटेल में लिखवाऊंगी। तो इसमें क्या होता है, सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव बट सेल इज नॉट डिवाइडिंग। ठीक है, अगर इस सेल को डिवाइड करना है तो उसे G1 फेज में आना पड़ेगा, फिर एस फेज में जाना पड़ेगा, फिर उसे G2 फेज में जाना पड़ेगा, फिर उसे प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टीलोफेज, फिर साइटोकाइनेसिस, तब जाके आपका सेल डिवीजन होता है। ठीक है, अगर बेटा यही सेल डिवीजन का प्रोसेस हम एक यूकैरियोटिक सेल में देखें, किस में देख रहे हैं, यूकैरियोटिक सेल। तो 2 एग्जांपल्स आपके एनसीईआरटी ने दिए हैं। अगर मैं एक यीस्ट के बारे में बात करूं, जो कि एक यूकैरियोटिक सेल है, इट्स अ फंगल सेल, आपको पता ही है। ठीक है, तो यीस्ट में कितना टाइम लगता है प्रिपरेशन में, कितना टाइम लगता है इसको डिवीजन में। यस बच्चों, यस, डिवीजन टाइम कितना है इसका और प्रिपरेशन टाइम कितना है इसका। चलिए जल्दी बताइए, क्या लिखा एनसीईआरटी ने, जो एनसीईआरटी ने लिखा बिल्कुल छाप देना, बिल्कुल बोर्ड पे। यस, 90 मिनट्स। ठीक है, कितना, 90 मिनट्स उसका प्रिपरेशन टाइम है। ठीक है, 90 मिनट्स और 9 मिनट्स इसका 10%, बेसिकली 9 मिनट इसका क्या है, डिवीजन टाइम। तो इस तरीके से यीस्ट में क्या होता है, डिवीजन होता है। ऐसे ही ह्यूमन सेल के बारे में भी एनसीईआरटी ने लिखा है कि ह्यूमन सेल में 23 आवर्स यानी 23 घंटे तो वो प्रिपरेशन करता है और 1 घंटे में
एक्शन होता है, यानी कि डिवीजन होता है। तो ये कुछ डेटा है जो कि हम एनसीईआरटी से लिख रहे हैं, एनसीईआरटी की बुक से। ठीक है बच्चों, ठीक है, ये यहां तक समझ आया नहीं आया तो हम आगे चलेंगे। अब मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक फेज आपको अल्ट्रा डिटेल में लिखवाऊंगी, क्या क्या पॉइंट्स है, क्या क्या चीजें, वो सब मैं आपको यहाँ पे लिखवाऊंगी। अब यस, यहां तो समझा, दिस इज ओवरव्यू, ये बस एक ओवरव्यू है कि हम इस तरीके से इसको पढ़ने वाले हम, ठीक है, ये सिर्फ ओवरव्यू है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। सबसे पहले आज की क्लास में हम शुरू करेंगे इंटरफेस। किससे शुरू करेंगे बच्चों? इंटरफेस। नाउ टॉकिंग अबाउट द इंटरफेस, इज दिस द लॉन्गेस्ट फेज और द छोटीएस्ट फेज? कैसा फेज है? लॉन्गेस्ट फेज है या सबसे छोटीएस्ट फेज है? कैसा फेज है? इट इज द लॉन्गेस्ट फेज। कैसा बच्चों? ये लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल। और इस इंटरफेस की खासियत क्या है कि इसमें प्रिपरेशन हो रही होती है, प्रिपरेशन ऑफ सेल डिवीजन। ये दो चीजें हमें इंटरफेस के बारे में बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। अब इसमें जो सबसे पहला आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे G1 फेज, गैप 1, G1 और गैप 1 फेज। देखो बेटा, उसको तरीका क्या है याद करने का। गैप 1 के बाद कौन सा फेज आता है? गैप 1 के बाद कौन सा फेज आता है? एस फेज। ठीक है, G1 के बाद या गैप 1 के बाद कौन सा आता है? एस फेज। तो तू G1 के बाद G2 की तैयारी करेगा या एस फेज की तैयारी करेगा? अभी तुझे पता है एग्जाम आ रहा है तो तू पहले एग्जाम की तैयारी करेगा ना, काउंसलिंग की थोड़ी तैयारी करेगा। तुझे पता है कि एग्जाम होगा, रिजल्ट आएगा, फिर काउंसलिंग होगी, बट तू अभी काउंसलिंग की तो तैयारी नहीं करेगा ना। पहले जो नेक्स्ट स्टेप है उसी की तैयारी करेगा ना, यानी कि मेरा नीट एग्जाम है 4 मई को, तो उसकी तैयारी करेगा। तो गैप 1 में भी तैयारी किसकी होगी? एस फेज की, जो इसके नेक्स्ट फेज है। ठीक है बच्चों, तो इस टाइम पे जो गैप 1 है, इस टाइम पे क्या हो रहा है? द साइज ऑफ सेल इंक्रीजेस। तो सेल का साइज इंक्रीज हो रहा है। अब आप पूछेंगे मैम क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि बेटा इससे 1 से 2 जिस्म और जान बनाने हैं। अब ये एक जिस्म जान है, इससे आपको 2 जिस्म जान बनाने हैं। अब ये बंटवारा करना है, तो पहले इकट्ठा तो कर ले, तभी तो बंटवारा करेगा, है ना बच्चे, वरना तो साइज क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा डॉटर सेल का, वो हमें करना नहीं है। तो इससे पहले इकट्ठा करो। तो इस टाइम पे क्या है? साइज ऑफ द सेल इज इंक्रीजिंग, द सेल इज मेटाबॉलिकली वेरी एक्टिव, द सेल इज मेटाबॉलिकली वेरी एक्टिव। इस टाइम पे बहुत ही एक्टिव है, क्योंकि उसको पता है कि भाई अब समय आ चुका है, या तो प्रिपरेशन करो या फिर बैठो अगले साल वापस। ठीक है, तो इस टाइम पे और क्या बन रहा है? आरएनए प्रोडक्शन, आरएनए एंड प्रोटीन प्रोडक्शन जो है ज्यादा हो जाता है, इंक्रीजेस, क्योंकि बंटवारा करना है 2 सेल्स के बीच में। तो आरएनए, प्रोटीन्स, इन सब का ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन सब कुछ बढ़ जाएगा, क्योंकि इस टाइम पे हमें चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे जो एटीपी प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। क्यों इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा? क्योंकि देखो बेटे डिवीजन के टाइम पे आपको काफी पैसा चाहिए होता है, और बॉडी का पैसा होता है एटीपी। ठीक है बच्चों, तो ये सारी चीजें आपको गैप 1 यानी कि G1 फेज में देखने को मिलेगी। इसका मेन चीज क्या है? द साइज ऑफ द सेल इंक्रीजेज। ये सबसे मार्कर पॉइंट है जिससे आप G1 फेज पहचानेंगे एग्जाम में। फिर आते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं इसके बाद नेक्स्ट फेज हमारा G1 के बाद कौन सा आता है बच्चों? एस फेज, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिंथेटिक फेज। क्या कहते हैं इसको? सिंथेटिक फेज। अब इसको कैसे पहचाना है? देखो सिंथेसिस यानी किसी चीज का सिंथेसिस हो रहा है। 3 चीजें आपको याद रखनी है इस वाले फेज में। इस फेज में होता है डीएनए रेप्लिकेशन, इस फेज में होता है डुप्लीकेशन ऑफ हिस्टोन्स, इस फेज में होता है डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल। वापस से मैम के साथ रिपीट करेंगे, क्लास में ही याद करेंगे। पहला मैम ने क्या बोला? रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होता है। दूसरा मैम ने क्या बोला? डुप्लीकेशन ऑफ हिस्टोन होता है। तीसरा मैम ने क्या बोला? डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल होता है। 3 जैसी एस फेज आए तो 3 उंगलियां बाहर निकाल लेना एग्जाम में याद करने के लिए। 1 2 3 1 2 3 कहते हैं ना, कई बार एक्शंस याद रह जाते, चीजें उड़ जाती है, तो एक्शन से याद करो। ठीक है, तो सबसे पहले मैम ने क्या बताया? इसमें होता है डीएनए रेप्लिकेशन, यानी कि डीएनए का अमाउंट बढ़ाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज क्या हो रही है?
ड्यूप्लीकेशन ऑफ हिस्टोन्स, यानी कि हिस्टोन प्रोटीन्स की मात्रा और अधिक हो जाएगी, क्योंकि अगर डीएनए बढ़ रहा तो उसको पैक करने वाला हिस्टोन भी तो ज्यादा चाहिए ना मेरे बच्चों, क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन्स किसको पैक करते हैं, डीएनए को। तो अगर आप डीएनए अपना रॉ मटेरियल बढ़ाओगे तो पैकेजिंग मटेरियल भी तो बढ़ाना पड़ेगा ना। सब कुछ कॉन्सेप्चुअल है, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस की जरूरत है कि अगर हम रॉ मटेरियल बढ़ाएंगे तो हमें पैकेजिंग मटेरियल भी बढ़ाना पड़ेगा। फिर उसके बाद आता है हमारा ड्यूप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल। ड्यूप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल, आप कहेंगे मैम सेंट्रियोल की क्यों जरूरत है, अब आप ये बताइए। क्योंकि बेटा जो सेंट्रियोल होता है ये सेंट्रोसोम के अंदर होता है, एक स्ट्रक्चर होता है क्लाउड लाइक स्ट्रक्चर। वापस से बोलेंगे कैसा होता है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड क्लाउड लाइक स्ट्रक्चर, जिसका नाम होता है सेंट्रोसोम। क्या नाम होता है इसका, सेंट्रोसोम। और इस सेंट्रोसोम के बिल्कुल बीचों बीच दो परपेंडिकुलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। ये है एक परपेंडिकुलर स्ट्रक्चर और ये है दूसरा परपेंडिकुलर स्ट्रक्चर। ये रहा देखिए, ये दो परपेंडिकुलर स्ट्रक्चर्स है। दिस इज कॉल्ड एज वन पेयर ऑफ सेंट्रियोल। इसका क्या नाम है बच्चों, दिस इज वन पेयर ऑफ सेंट्रियोल। और ये जो सेंट्रियोल होते हैं इसके अंदर जो माइक्रोट्यूबुलर अरेंजमेंट होता है वो क्या होता है, 9+0। क्या होता है, माइक्रोट्यूबुलर अरेंजमेंट 9+0। आखिर इसको क्यों पढ़ा रही हूं मैं, क्योंकि इसी का काम है स्पिंडल फाइबर बनाना। इसी का मेन काम क्या है, फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। और ये स्पिंडल फाइबर आप कहेंगे कि मैम ये फाइबर क्यों चाहिए, ये फाइबर नहीं मेरे बच्चों, ये रस्सियां हैं। दीज आर रस्सी जो क्रोमोसोम को अपनी तरफ खींचेगी। आजा तो इधर आजा, तो इधर आजा, तभी तो इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेल के पास पहुंचेंगे। तो इन रस्सियों का नाम है स्पिंडल फाइबर्स। ठीक है, ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं इसका अटैचमेंट मैं आपको फेज में समझाऊंगी। ठीक है, अब आते हैं बच्चों इसमें, ये फेज अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको तो अभी मैं समझाऊंगी। यहां पे दो तरह के टर्म्स, एक है 2n वैल्यू इसी फेज में जो समझनी है, और एक समझनी हमें 2c वैल्यू आज की क्लास में। ये दो टर्म्स है जो बच्चों को समझ नहीं आते हैं। ठीक है, चलो आओ। What is n? The number of chromosome present in a cell is called as 2n value or a diploid value. ठीक है, क्या है बच्चों 2n वैल्यू, इट इज अ, अरे इसको क्या हो गया, ये क्या है, डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन अ सेल। इसको हम कहते हैं 2n वैल्यू, डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन अ सेल। लेट्स से कि अगर मैं आपसे कहूं ह्यूमंस के केस में व्हाट इज द 2n वैल्यू, तो आपका जवाब क्या होगा, इन केस ऑफ ड्रोसोफिला व्हाट इज द 2n वैल्यू। यस बच्चों, 2n मतलब डिप्लॉयड नंबर पूछ रही हूं। ठीक है, तो क्या आंसर होगा, ह्यूमंस के केस में 46। And in case of Drosophila, how many chromosomes does a Drosophila have? Yes, 32 या 16 या 8? अच्छा 8 भी आ गया, हाँ जी बताओ। डिप्लॉयड नंबर पूछा है 32, चलो इसको कंफर्म कर लेते हैं एक बार। आ जाओ भाई देखते हैं, ये देखो डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ड्रोसोफिला। बेटा 8 है ड्रोसोफिला, ये 32 कहां से आ रहा है क्लास में। यस बच्चों, ये 32 कहां से आ रहा है मेरी क्लास में। द डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ड्रोसोफिला 2n = 8। ये 32 कहां से ले आए भाई, मैं बार बार तुमसे कह भी रही हूं, पता नहीं क्या जवाब देती रहते हो मेरी क्लास में। एक देता है सब अलग देते हैं। अब एक गधो इसको करना है, जेनेटिक्स का इंपॉर्टेंट पार्ट है मॉर्गन वाले में, इसलिए मैंने ड्रोसोफिला यहां पे लिखवाया है।
अबे हनी भी थोड़ी पूछा था मैंने, ड्रोसोफिला पूछा है, ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर। हनी बी का आंसर दे रहे हैं, क्यों दे रहे हो? मैंने मांगा है आंसर तुमसे। यही करके आओगे नीट में, फिर कहोगे मैम छिली मिस्टेक हो गई। यस, कहां से हनी बी लिखा है? ना लिखा है ना बोल रही हूं, बट आंसर हनी बी दे रहे हो। रॉन्ग है, रॉन्ग वाह, इट इज ऑल रॉन्ग वाह इन द क्लास। अपने क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सही। चलो आ जाओ। तो ये डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब यहीं पे एक एन वैल्यू है। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एन वैल्यू? इट इज अ डैश नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन अ सेल। अब यहां पे एन वैल्यू के लिए मैं हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स लिखूं या मैं डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स लिखूं, क्या लिखूं कि मेरा उत्तर सही हो जाए? तो यहां पे ये क्या है? दिस इज हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, एन वैल्यू, टू एन वैल्यू, एन वैल्यू। ध्यान से देखना है क्वेश्चन को व्हेन एवर यू मार्क आंसर इन द एग्जाम। ठीक है, अब यहीं पे अगर मैं ह्यूमंस का आपसे एन वैल्यू पूछूं तो आंसर क्या होगा? वहीं पे मैं अगर आपसे ड्रोसोफिला का एन वैल्यू पूछूं तो आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए चैट बॉक्स में। यस, ह्यूमंस का एन वैल्यू क्या है बच्चों? 23, जबकि ड्रोसोफिला का होगा 4। ठीक है, अब आते हैं व्हाट इज अ सी वैल्यू, व्हाट इज अ 2C वैल्यू। ठीक है, इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल। क्या इन दोनों की डेफिनेशन में फर्क दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे बच्चों? ये फर्क ही है जो आपको समझना है। यहां पे क्या लिखा है? टोटल अमाउंट ऑफ डीएनए। यहां क्या लिखा है? डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो यहां पे हम क्रोमोसोम्स की बात कर रहे हैं, यहां हम अमाउंट ऑफ डीएनए की बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो ध्यान से, यहां तक समझ में? आप कहेंगे मैम डीएनए से ही तो क्रोमोसोम बनता है। बिल्कुल सही बात है, उसी का ही कंडेंस फॉर्म होता है। बट क्या है हैक? चलो अब मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए बच्चों कैसे हो रहा है प्रोसेस, ध्यान से देखना। अब मैं सिस्टर क्रोमेटिड बनाना सिखाती हूँ आपको। ये मेरा एक क्रोमोसोम है और इस एक क्रोमोसोम से लगा हुआ है मेरा डीएनए। सो ये है मेरा डीएनए। ये देखिए, ये देखो, ये कितने क्रोमोसोम्स है बोर्ड पे? कितना क्रोमोसोम है बोर्ड पे? एवरीवन इन द चैट सेक्शन। तो ये क्रोमोसोम मान लो G1 फेज में है व्हेन इट इज प्रिपेयरिंग फॉर डिवीजन। ठीक है, अब ये G1 फेज से किस में जा रहा है? S फेज में। और S फेज में क्या होना है? रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। यही होना है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, यानी कि ये डीएनए इसका रेप्लिकेशन होना है। ये देखिए, ये एक स्ट्रैंड ऑफ डीएनए है, ये देखिए ये एक स्ट्रैंड ऑफ डीएनए है, और इसी से एक और स्ट्रैंड ऑफ डीएनए देखो बनता हुआ। ये देखिए, ये इसका रेप्लिकेशन होता हुआ। ये देखिए, ये देखो बच्चों, ये देखो, ध्यान से देखो सब, ये देख लो, हो गया ना रेप्लिकेशन। यहां पे ये अकेला डीएनए स्ट्रैंड था, यहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक ही है, सेंट्रोमियर एक ही है, बट यहां पे देखो दो कॉपीज बन गई। दिस इज माय वन कॉपी ऑफ डीएनए एंड दिस इज माय सेकेंड कॉपी ऑफ डीएनए। ये देखो इस तरीके से, दिस इज माय सेकेंड कॉपी ऑफ डीएनए एंड दीज बोथ द कॉपीज आर अटैच्ड थ्रू अ कॉमन पॉइंट कॉल्ड एज सेंट्रोमियर। इसे हम क्या बोलेंगे? सेंट्रोमियर। फर्क दिखा सबको? ये देखिए फर्क दिख रहा है बच्चों? देखो बेटा, इस पॉइंट में कंफ्यूजन, इफ यू आर माय स्टूडेंट यू कैन नॉट गो इन नीट एग्जाम विद दिस छोटा सा कंफ्यूजन, मेरे से बर्दाश्त नहीं होएगा। अब देखो, ये दोनों डीएनए एक ही घर से जुड़े हैं, जुड़े हैं या नहीं? ये दोनों डीएनए स्ट्रैंड एक ही घर से जुड़े हैं, उस घर का नाम क्या है? सेंट्रोमियर। ये रहा सेंट्रोमियर, इसी घर से जुड़े हैं। तो जब एक घर में दोनों रहते हैं तो इनको सिस्टर क्रोमेटिड बोलूं या नॉन सिस्टर क्रोमेटिड बोलूं? ये बताओ चैट सेक्शन में। तो ये दोनों क्या हैं? सिस्टर क्रोमेटिड है या ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है? भाई एक ही घर में रह रहे हैं ना दोनों, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? सिस्टर क्रोमेटिड्स। ठीक है बच्चों,
अब आपको पता है कि हर क्रोमोसोम का एक जोड़ीदार भी होता है या नहीं होता? बेटा बिना जोड़ी के तो हमारा डीएनए नहीं रहता, हम कहां से रह लेंगे? इसलिए तो हम बचपन से जोड़ीदार ढूंढने निकल पड़ते हैं। तो हर डीएनए का, हर क्रोमोसोम का एक जोड़ीदार होता है। उस जोड़ीदार का नाम क्या होता है? होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, तो ये है हमारा एक डीएनए। तो भाई इसको अकेला क्यों बना रहे हो? इसका जोड़ीदार भी बनाओ। ये देखो, ये रहा इसका जोड़ीदार। ये दोनों बिल्कुल हम शक्ल होते हैं। इनके ऊपर जो जीन का अरेंजमेंट होता है वो बिल्कुल सेम होता है। तो यहां पे अभी मैंने क्या बनाया? होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। क्या बनाया मैम ने? यहां पे होमोलोगस क्रोमोसोम बना दिया, होमोलोगस क्रोमोसोम। अगर बेटा इसका डुप्लीकेशन हुआ है तो इसका डुप्लीकेशन नहीं कराएगा? बता जरा चैट सेक्शन में। अगर इसका डुप्लीकेशन हुआ है तो इसका डुप्लीकेशन भी तो कराना पड़ेगा, क्योंकि ये तो नाइंसाफी हो जाएगी ना, ये तो नाइंसाफी हो जाएगी। यस, तो यानी कि इसका डुप्लीकेशन भी कराना है। चला जा, कराते हैं डुप्लीकेशन। ये रहा 1 कॉपी ऑफ डीएनए, ये रहा 1 कॉपी ऑफ डीएनए। ठीक है, और ये आगे देखो इसका दूसरा कॉपी ऑफ डीएनए। ये देखो, ये इसका दूसरा कॉपी ऑफ डीएनए आ गया। ये देखो, तो ये भी क्या हो गया ना, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। ये पहले 1 कॉपी था, बट अब इसका भी दूसरा कॉपी आ चुका है। ये देखो, ये देखो। चलो अब मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊं बेस्ड ऑन दिस डायग्राम। आप बताओ, आप कुछ क्वेश्चन कराते हो। ये दोनों क्या हैं आपस में? सिस्टर क्रोमेटिड्स या नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दोनों आपस में क्या है? सिस्टर क्रोमेटिड्स, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स? आंसर बताइए, सोच के बताइए। ये भी दोनों एक ही घर में रहते हैं, ये दोनों भी एक ही घर में रहते हैं। जिनका घर सेम सिस्टर क्रोमेटिड, जिनका घर सेम सिस्टर क्रोमेटिड, यानी कि ए क्या है? सिस्टर क्रोमेटिड है, ये भी क्या है? सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है बच्चों, बट इन दोनों का घर तो अलग है ना। ये सेंट्रोमियर से जुड़ा है, ये वाला इस सेंट्रोमियर से जुड़ा है। तो ये क्या होगा? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या लगाऊं कि 4 नंबर लेकर आऊं? चल जल्दी बता। यस, तो ये क्या है? दीज आर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। क्योंकि होमोलोगस लिए थे ना, वहां पे देखो ये लाइन आपको अभी दिखेगी चैप्टर में। ये देखिए, जब ये लाइन दिखेगी ना चैप्टर में, तब आप इस डायग्राम को देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं ये इस लाइन का मतलब क्या है एनसीईआरटी में, उसका डायग्राम यहां पे है। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं कि 2n के साथ क्या हुआ, 2c के साथ क्या हुआ। सॉल्व तो वो करने निकले थे, कुछ और बना बैठे। ठीक है, चलो आ जाओ। यहां पे बच्चों, व्हाट इज अ 2n वैल्यू एंड व्हाट इज अ 2c वैल्यू? यहां पे आफ्टर s फेज व्हाट इज अ 2n, व्हाट इज 2c? अगर आप यहां पे देखेंगे इन G1 फेज, जब रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए नहीं हुआ है, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं? वेरी सिंपल मैम, ये 1 है, ये 2 है, यानी कि मेरे पास 2 क्रोमोसोम है, तो लिखो ना 2 क्रोमोसोम। ठीक है, यहां पे एक कॉपी ऑफ डीएनए, यहां पे भी एक कॉपी ऑफ डीएनए, तो 2 ही तो कॉपी ऑफ डीएनए हुई ना। तो ये रही 2 कॉपी ऑफ डीएनए। और डीएनए को किस यूनिट में नापते हैं? पीकोग्राम में। इसका यूनिट क्या है? पीकोग्राम, पीजी। तो 2 पिकोग्राम हो गया। ठीक है बच्चों, अब आ जाते एस फेज के बाद क्या हुआ। मैंने आपसे पूछा व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो आप कहेंगे मैम ये 1 क्रोमोसोम, ये 2 क्रोमोसोम, ये 1 क्रोमोसोम, ये 2 क्रोमोसोम। घर तो एक एक ही है, चल रहने 2 लगे, घर तो एक ही है। ठीक है, तो यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं? 2। अब आते हैं द डीएनए कंटेंट। यहां पे 1 डीएनए, 2 डीएनए, 3 डीएनए, 4 डीएनए। तो पहले 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए थे, बट आफ्टर रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए वी हैव 4 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। तो यहां पे कितने हो गए? 4 पिकोग्राम।
तो यानी कि ड्यूरिंग एस फेज नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन्स डैश while 2C value becomes dash. The master line of NCERT, जिसे समझाने के लिए पूरा बनाना पड़ा मुझे. So the number of chromosomes अगर आप दोनों साइड देखेंगे S फेज में और G1 फेज में, it remains constant. बट अगर आप 2C वैल्यू यानी कि अमाउंट ऑफ डीएनए पे फोकस करें तो यहां पे 2 पिकोग्राम था, जबकि एस फेज के बाद ये हो गए 4 पिकोग्राम, यानी कि ये हो जाता है डबल. हाँ जी मेरे बहादुर बच्चों, समझ आया नहीं आया? समझ लगा या नहीं लगा? यही है सबसे बड़ी चीज समझने वाली इस पूरे टॉपिक में. अगर आपको ये समझ में आ गया तो पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया. व्हाट इज क्रोमेटिड, व्हाट इज सिस्टर क्रोमेटिड, व्हाट आर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, सब कुछ डायग्राम में है. ठीक है. हाँ, छाप ही देना चाहिए, पढ़ाते वही हैं हम जो छप जाए तुम्हारे ब्रेन में. चलो अब आते हैं नेक्स्ट. अब इसके बाद जो नेक्स्ट फेज है हमारा, वो है हमारा G2 फेज या गैप 2 फेज. एस फेज कंप्लीट हो गया, हिस्टोन रेप्लिकेट हो चुका है, डीएनए रेप्लिकेट हो चुका है. ठीक है मैम, क्रोमोसोम तो 4 है ना आफ्टर रेप्लिकेशन? नहीं ताशु बेटा, वो 4 क्रोमेटिड्स हैं. देखो बेटा घर गिनो. देखो इसको मैं ना तुम्हें एक सिंपल ट्रिक बताती हूँ. सेंट्रोमियर को मैं घर बोलती हूँ. क्या बोलती हूँ? सेंट्रोमियर को घर. जितने सेंट्रोमियर उतना ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम. ये एक सेंट्रोमियर, ये एक सेंट्रोमियर 2, ये एक सेंट्रोमियर, ये दूसरा सेंट्रोमियर 2. ये घर है. अब उस घर में कितने भी लोग रह सकते हैं. यहां पे इस घर में 1 लोग रह रहे हैं, यहां पे इस घर में 2 लोग रह रहे हैं. ठीक है बच्चे. तो ये ना छोटी छोटी ना देसी ट्रिक्स होती है जिससे हम प्यारे बच्चों को समझा सकते हैं. क्योंकि देखो बेटा, हमने एमएससी कर लिया है, हमने बीएससी कर लिया है, बीएड कर लिया है, ठीक है, काफी सारी डिग्रीज कर लिया है, तो हम लोग समझ जाते हैं. बट आपकी उम्र में मैं जानती हूँ ये सब चीजें समझना मुश्किल होता है, नहीं आता इतनी आसानी से. तो इसलिए छोटी छोटी चीजें बनाओ जिससे आंसर निकल जाए. ठीक है, बिल्कुल आसान. ऐसी चीजें ट्रिक्स होनी चाहिए जो घरेलू हो, जो आप डेली यूज करते हो. ठीक है. चलो अब आते हैं G2 फेज पे. G2 फेज की अगर बात करें, सो दिस फेज अकर्स आफ्टर S फेज. ये फेज कब आता है? S फेज के बाद आता है G2 फेज. ये वो फेज है जो M फेज से पहले है. यानी कि इसमें आप क्या प्रिपेयर करने वाले हैं? सारे डिवीजन की चीजें. ठीक है, यस, सारे डिवीजन की चीजें. यानी कि इस टाइम पे एटीपी प्रोडक्शन बढ़ जाएगा. एटीपी प्रोडक्शन इंक्रीजेस. ठीक है, एटीपी प्रोडक्शन बढ़ जाएगा. प्रिपरेशन ऑफ एम फेज. ठीक है, यानी कि इसमें क्या होता है? प्रिपरेशन ऑफ एम फेज. एम फेज की तैयारी हो रही है. ठीक है. नाउ आरएनए का इसमें क्या होता है? अमाउंट हाई हो जाता है. आरएनए अमाउंट हाई. स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन बिगिंस. बिगिन हो जाता है, फॉर्मेशन बिगिंस. बनना शुरू हो जाते हैं, छोटे छोटे बने बट बनने शुरू हो जाते हैं. ठीक है. और क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ जाता है. क्या हो जाता है? प्रोटीन सिंथेसिस इस टाइम पे. ये हो गया आपका G2 फेज. अब G2 फेज के बाद हम एक ऐसे फेज के बारे में बात करेंगे, ठीक है, जो कि ऐसा फेज है जिसमें हमें पता ही नहीं करना क्या है. दिस इज कॉल्ड एज G0 फेज और क्विंसेंट फेज. आई थिंक ये एग्जाम और रिजल्ट के बीच का समय होता है, बोर्ड्स वालों के लिए तो स्पेशली. देखो नीट वालों को तो पता लग जाता है क्या कांड करके आए एग्जाम में. बोर्ड वालों को भी पता तो होता ही है, बट फिर भी क्या पता वो 1000 रुपए जो चिपकाए थे वो काम कर जाएं.
तो ये वो फेज होता है एग्जाम और रिजल्ट के बीच का, नहीं समझ में आता, हल्की सी घबराहट भी होती है और अंदर से कह रहे होते जी ले जरा, जी ले जरा। तो ये वो फेज है। तो इस टाइम पे क्या होता है, द सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव। सेल इस टाइम पे बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, ठीक है। सेल एग्जिट द सेल साइकिल। वो कहते हैं मैं नहीं डिवाइड करूंगा, मैं नहीं पढ़ूंगा मम्मी जब तक रिजल्ट नहीं आएगा, नई बुक्स आ जाए तब भी नहीं पढ़ूंगा, क्या होने वाला है आगे, नहीं पढ़ूंगा नहीं पढ़ूंगा। तो ये क्या होता है, एग्जिट्स, ठीक है। नाउ सेल डज नॉट डिवाइड until the signal comes। तो जब तक सिग्नल नहीं आ जाएगा तब तक वो डिवाइड नहीं करेगा। इसका एग्जाम्पल है फिब्रोब्लास्ट सेल। कौन सा, फिब्रोब्लास्ट सेल। भाई अगर चोट लगी नहीं है तो मैं क्यों काम करूं है ना भाई, अगर चोट लगी नहीं है तो मैं क्यों काम करूं, चोट लगेगी आ जाऊंगा, इसमें कौन से रोने धोने की बात है। अगर चोट लगेगी तो आ जाऊंगा, वरना मैं जी रहा हूं, आई एम एंजॉइंग। यस, हार्ट सेल और बेटा देखो जो हमारे मसल सेल है, नर्व सेल्स है बेटा, ये तो डिवाइड ही नहीं करते क्योंकि इनके पास तो सेंट्रियोल ही नहीं होता है, ठीक है। नर्व सेल डज नॉट डिवाइड, इट डज नॉट हैव अ सेंट्रियोल, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। अब आते हैं बच्चों सेल चेक पॉइंट्स। बहुत छोटा सा मैं बता देती हूँ, बहुत डिटेल में मैं नहीं कराऊंगी। चेक पॉइंट्स, देखो बेटा चेक पॉइंट्स का मेन काम क्या होता है, टू चेक द प्रोसेस की हर चीज सही से हो रही है या नहीं हो रही है। क्योंकि यूकैरियोटिक सेल में अगर एरर आती है तो हो सकता है तुम बैठे बैठे ऐसे हो जाओ, ठीक है, या कुछ भी बोलने लगा, कोई भी एरर आ सकती है, तो ये एरर नहीं आनी चाहिए। तो इसलिए वी हैव चेक पॉइंट्स टू चेक द प्रोसेस, ठीक है, टू चेक द प्रोसेस of cell division at each step। जैसे कि आप एनटी का एग्जाम देने जाएंगे, खूब अच्छे से आपको चेक करेंगे, अच्छा ये ईयरिंग पेन है, दिखाओ तो, माइक्रोफोन लेकर आई हो, अच्छा चश्मे में यहाँ पे माइक्रोफोन हो सकता है, अरे हो सकता है नाक में माइक्रोफोन हो, अरे घड़ी उतारो भाई, इसकी तो बिल्कुल ही जरूरतें नहीं है। यस, घड़ी हम बता देंगे टाइम, हर 5 मिनट में समोसा खाते हो तुम्हें टाइम बता देंगे हम, है ना बच्चों। यस, हर 5 मिनट में समोसा भी खाएंगे, ब्रेड पकौड़ा भी खाएंगे और तुम्हें टाइम भी बताएंगे, ठीक है। तो यही ऐसे दीज आर चेक पॉइंट्स बेसिकली। हाँ मैम बाल खुलवा देते हैं गर्मी में, पूछो मत बेटा, इतनी गर्मी में एक तो एग्जाम लेने की जरूरत ही नहीं है, मुझे तो लगता है सर्दियों में कर दो एग्जाम, काहे को इतनी गर्मी में बच्चे को भगाना है, पेरेंट्स भाग रहे हैं, बाहर बैठे हैं, पानी नहीं है पीने के लिए, ठीक है। वो तो स्कूल वाले कुछ अच्छे होते हैं जो दे भी देते हैं, जो नहीं होते वो तो कहते हैं खुद ही करो। माँ बाप 3-3 घंटे बाहर बैठे रहते हैं, धूप होती है, कितनी जगह तो पेड़ भी नहीं होते। जब लास्ट टाइम मैं सेंटर पे गई थी पेड़ तक नहीं थे यार, वहां पे पेड़ तक नहीं थे, इतना बुरा हाल होता है, पेरेंट्स का भी हद हालत मचा रखी है बिल्कुल। छोड़ो, अब आते बच्चों माइटोसिस। लेट्स स्टार्ट माइटोसिस, ठीक है। माइटोसिस की सेल साइकिल में क्या क्या फेजेस होंगे। सो माइटोसिस सेल साइकिल स्टार्ट विद जीवन, उसके बाद कौन सा आएगा, चलिए जल्दी बताइए क्योंकि ऐसा क्वेश्चन भी नीट में बहुत आता है। स्टेप बाय स्टेप बताइए, स्टेप बाय स्टेप बताइए। जीवन के बाद आता है एस, एस के बाद G2, G2 के बाद M, M में सबसे पहले आएगा प्रो, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टीलोफेज, फिर साइटोकाइनेसिस, तब जाके आपके बनेंगे 2 सेल, ठीक है, जिसमें से हम ये वाला डिस्कस कर चुके हैं, ये भी और ये भी। अब हम किसको डिस्कस करेंगे, एम फेज को। सो लेट्स राइट द हेडिंग ऑफ एम फेज। और एम फेज में भी सबसे पहला कौन सा है बच्चों, प्रोफेज। पहला कौन सा है, प्रोफेज। चलिए डायग्राम बनाते हैं, लेट्स मेक द डायग्राम। डायग्राम बनाते हैं, चलो
ये बना रहे हम क्रोमोसोम्स क्योंकि एस फेज से आ चुके हैं. सो नाउ दे लुक लाइक दिस. 1 2 3 4, 1 2 3 4. ओके ओके, ठीक है, ऐसे बना दिए. नाउ बच्चों, अब हम बनाएंगे यहाँ पे स्पिंडल फाइबर जो इनसे अटैच होने की कोशिश कर रहे हैं. ये देखिए, ओके, ये बन गया डायग्राम. सबसे पहले व्हाट इज द 2n वैल्यू ऑफ दिस सेल? चेक द डायग्राम एंड टेल मी द आंसर. व्हाट इज द 2n वैल्यू ऑफ दिस सेल? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स काउंट करने, घर काउंट करने, सेंट्रोमियर काउंट करना है. दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4. 4 है. ठीक है बच्चों. और जो पोल्स की तरफ हैं, ये सेंट्रियोल है, सेंट्रोसोम है, सेंट्रोमियर है. क्या लिखूं कि मेरे को फुल 4 मार्क्स मिल जाए? क्या है जो पोल्स की तरफ मूव किया है? सेंट्रियोल. ये भी सेंट्रियोल है, ये भी सेंट्रियोल है. और सेंट्रियोल से क्या बनते हैं? स्पिंडल फाइबर, जो कि आपको यहां पे दिख रहे हैं. सो दिस इज कॉन्टिन्यूअस स्पिंडल फाइबर. कॉन्टिन्यूअस फाइबर जहां पे क्रोमोसोम से अटैच है, दिस इज कॉल्ड एज डिसकॉन्टिन्यूअस फाइबर. ठीक है, एक कॉन्टिन्यूअस है, एक डिसकॉन्टिन्यूअस है. ठीक है बच्चों, अब आते हैं नेक्स्ट पे. यहां नीचे की तरफ और छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं जिन्हें कहते हैं हम एस्ट्रल फाइबर्स. क्या कहते हैं? एस्ट्रल फाइबर्स. ये हो गया हमारा प्रोफेस. पहला पॉइंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर्स. ट्रू और फॉल्स? जल्दी जल्दी बताते चलो, ट्रू और फॉल्स? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर्स. कहां दिख रही है भाई? डायग्राम में तो दिख नहीं रही, तो डिसअपियर ही तो हो गई है. ठीक है, सिर्फ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही गायब नहीं होती है, बहुत सारी चीजें गायब होती है बच्चों. बहुत सारी चीजें गायब होती है. बहुत सारी चीजों में क्या क्या गायब होता है? जैसे ईआर, जैसे गोल्जी, जैसे न्यूक्लियोलस. ये सब चीजें भी क्या कर जाती है? डिसअपियर. ये सब भी क्या कर रहा है? डिसअपियर कर गया, डिसअपियर. अब आते हैं नेक्स्ट पे. यस, नेक्स्ट, इस टाइम पे जो है क्रोमोसोम्स आर फुली कंडेंस्ड. यस और नो? क्रोमोसोम्स फुली पैक्ड. यस और नो? यस बच्चों, क्रोमोसोम्स फुली कंडेंस्ड, पूरे अच्छे से कंडेंस्ड हो चुके हैं क्योंकि इन्हें मूव करना है ना अभी. यस, सेंट्रियोल मूव्स टुवर्ड्स द पोल्स. मूव्स टुवर्ड्स पोल्स. बस इतना ही लिखना, और कुछ नहीं है भाई इसमें. ठीक है, नेक्स्ट डायग्राम बनाए. नेक्स्ट फेज कौन सा है? यस, इसके बाद आता है प्रोफेज, के बाद मेटाफेज. मेटाफेज. अब आ जाओ, मेटाफेज को देखते हैं. बेटा 2c वैल्यू का कॉन्सेप्ट अभी हम मियोसिस में और अच्छे से करेंगे. ठीक है, डोंट वरी. ये बना दिया हमने सेंट्रियोल. अब देखो यहां पे क्या है. इसके ना डायग्राम बनाने में थोड़ा सा टाइम तो लगता है भाई. कलर्स होते हैं ना बेसिकली. ये देखिए, अब इसको थोड़ा जूम करके बना रही हूं मैं एक डायग्राम, क्योंकि मुझे एक कॉन्सेप्ट समझाना है. यहां पे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं. ये हमारा सेंट्रोमियर, ये है हमारे एक क्रोमेटिड, दूसरा क्रोमेटिड. ठीक है, और इसके आसपास एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन होता है.
और स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन का नाम होता है काइनेटोकोर। इस काइनेटोकोर से अटैच होते हैं हमारे स्पिंडल फाइबर्स। तितली है ये, तितली, ठीक है, क्या है, तितली। दिस इज स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर किससे जुड़ा है, काइनेटोकोर से। काइनेटोकोर कहां है आसपास, सेंट्रोमियर के। तो सेंट्रोमियर के आसपास एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है काइनेटोकोर। और इस काइनेटोकोर का काम क्या होता है, टू होल्ड द स्पिंडल फाइबर। ये पकड़ के रखता है स्पिंडल फाइबर को। ठीक है बच्चों, यहां तक हमको समझ में आया। सो यहां पे क्या है, ओके, फर्स्ट मेटाफेज, ऑल क्रोमोसोम्स align themselves around dash plate। कहां पे, इक्वेटोरियल प्लेट। कहां पे, इक्वेटोरियल प्लेट। ठीक है, यस। नेक्स्ट, सेकंड, एम से याद रखना मॉर्फोलॉजी। ये क्वेश्चन नीट का आ चुका है। इस वाले में मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम्स को देखा जा सकता है, मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम्स को। ठीक है, मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम्स का मतलब क्या है, 4 तरह की शेप होती है हमारे क्रोमोसोम्स की। एक होती है V, L, J, I। ये सारी शेप पता की जा सकती है ड्यूरिंग मेटाफेज। ये क्वेश्चन नीट का है, PYQ क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट, क्रोमोसोम्स attached to spindle fibers through kinetochore। ठीक है बच्चों, अब एक यहां पे पॉइजन पढ़ना है। हाँ, वही सायरा में आई रही थी। यहां पे अब हमें एक पॉइजन पढ़ना है। उस पॉइजन का नाम है कॉल्चिसिन। ठीक है, यस। क्या नाम है, मोहित? इट्स ओके, हो जाता है प्रोफेस एंड में। कॉल्चिसिन। कॉल्चिसिन इज अ माइटोटिक पॉइजन। क्या होता है ये, माइटोटिक पॉइजन विच कॉजेस माइटोटिक अरेस्ट। ये होने नहीं देता है क्या, सेल डिवीजन, जिसके कारण सेल में क्या हो जाती है, पॉलीप्लॉइडी। क्या हो जाती है सेल में, पॉलीप्लॉइडी। ये कॉल्चिसिन कॉल्चिकम से मिलता है। कॉल्चिकम पेड़ है, कॉल्चिकम। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। मेटाफेज के बाद आता है अब हमारा एक और फेज माइटोसिस का, विच इज कॉल्ड एज एनाफेज। डायग्राम बनाते पहले, समझने की कोशिश करते, फिर इसके पॉइंट्स लिखेंगे। ओके, कैसे जाएगा ये, ऐसे। ठीक है, सेंट्रोमियर कहां जाएगा, टुवर्ड सेंटर या अवे फ्रॉम द सेंटर। यहां पे ये देखिए, ये हो गई आपकी स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, और ये आ गया आपके पोल्स के पास। ठीक है, यस, ये आ गया आपका, ये देखिए। ये देखिए, दिस इज अ डायग्राम ऑफ एनाफेज। तो यहां पे क्या हो रहा है बच्चों, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर हो रहा है या सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स हो रहा है। क्या सही वर्ड रहेगा कि फुल 4 मार्क्स मिल जाए, यहां पे हो रहा है स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, यानी कि घर टूट चुका है, तभी तो बहनें अलग हो चुकी हैं। स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। ठीक है, सिस्टर क्रोमेटिड्स, सिस्टर क्रोमेटिड्स
moves towards pole, पोल की तरफ मूव कर रहा है, सिस्टर क्रोमेटिड पोल की तरफ मूव कर रहा है। बंटवारा हो गया घर का, बिल्कुल सही एकता, ठीक है, ये देखिए हो गया। अब इसके बाद एक और फेज आता है विच वी कॉल्ड एज टीलोफेज। इसका भी डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पे। टीलोफेज बिल्कुल प्रोफेज का उल्टा होता है भाई, बिल्कुल उल्टा होता है। ये देख लीजिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट्स टू रीअपियर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आती हुई, वहां पे जाती हुई, यहाँ पे आती हुई, ठीक है। वहां पे कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम हो रहा था, ये देखिए, ये एक, ये दो, ये एक, ये दो, ठीक है। और इसके पास ब्लू की भी कॉपीज आएगी, ये एक, ये दो, एक, ये दो, ये देखिए, ये इसके क्रोमोसोम्स। तो यानी कि दोनों न्यूक्लियस के पास कितने कितने क्रोमोसोम है, इसका 2n कितना है 4, इसका 2n भी कितना है 4, तो इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आ गए दोनों के पास। दिस इज हाउ अ टीलोफेज लुक्स लाइक विथ 2 न्यूक्लियस। तो यहां पे क्या हो रहा है, क्रोमोसोम डीकंडेंस्ड या कंडेंस्ड, पैक्ड या अनपैक्ड, क्या लिखूं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर और रीअपियर्स, क्या लिखूं, ER गोल्जी न्यूक्लियोलस, रीअपियर डिसअपियर, क्या लिखूं। अगर ऐसे याद करोगे तो हो जाएगा याद, पूरा समझ भी आ जाएगा। यस बच्चों, क्रोमोसोम डीकंडेंस्ड, खुल चुके हैं वो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर्स, ER गोल्जी न्यूक्लियोलस रीअपियर्स। तो यहां पे आपका कैरियोकाइनेसिस यानी कि न्यूक्लियर डिवीजन खत्म होता हुआ। अब न्यूक्लियर डिवीजन के बाद हमें सीखना होता है साइटोकाइनेसिस, तब जाके आपका पूरा सेल डिवीजन कंप्लीट माना जाता है। तो अब हम क्या सीखेंगे बच्चों, साइटोकाइनेसिस। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या होगी, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस यहां लिख लेते हैं पैरामीटर, क्योंकि साइटोकाइनेसिस एनिमल सेल में अलग होता है और प्लांट सेल में अलग होता है, तो इसलिए हम इसको टेबल की फॉर्म में सीखेंगे। ये हो गया हमारा एनिमल सेल, और यहां हम लिखेंगे प्लांट सेल। तो कुछ डिफरेंसेस से शुरू करते हैं, इजी डिफरेंसेस से, किसमें सेंट्रियोल होता है और किसमें सेंट्रियोल नहीं होता है। दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम सेल चैप्टर एज वेल। अगर आप इसमें नहीं पढ़ रहे तो सेल चैप्टर से भी आपको वो आना चाहिए। भाई सेंट्रियोल का क्या सीन है बच्चों, सेंट्रियोल फर्स्ट किसमें है किसमें नहीं है। एनिमल सेल में है सेंट्रियोल, बट प्लांट सेल में इट इज कंप्लीटली एब्सेंट। तो यहां पे नहीं बनते क्या, फाइबर, स्पिंडल फाइबर है ही नहीं भाई। फिर आते हैं एस्टर फाइबर्स, जो कि सेंट्रियोल के पास होते हैं। एस्ट्रल फाइबर्स एनिमल सेल में होते हैं, जबकि प्लांट सेल में नहीं होते हैं। ये दो डिफरेंसेस भी क्लियर हो गए। अब तीसरा आते हैं साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, किस तरीके से होता है इनका इसको क्या हो गया, अरे प्लाज्मिक डिवीजन। इसको भी लग रहा है ठंड लग गई है बच्चों, मार्कर को भी ठंड लग गई है। साइटोकाइनेसिस दो तरह होता है, एक सेंट्रीफ्यूगल एक सेंट्रीपिटल। जो अंदर की तरफ फोर्स लगती है उसे क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल। और बाहर वाली को क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल। तो इसमें जो डिवीजन होता है दैट इज मोर लाइक अ सेंट्रीपिटल एंड दैट इज मोर लाइक अ सेंट्रीफ्यूगल। आओ देखते हैं इसको। जैसे कि मान लीजिए एक सेल है और इस सेल में दो न्यूक्लियस है टीलोफेज के बाद, तो इसमें क्या होगा, ऐसे जोर लगाया जाएगा, ठीक है, यस। तो यानी कि यहां पे इस तरीके से फरो बनेगी। क्या बनेगी बच्चों, यहां पे फरो।
फरो बनने के बाद ये सेल कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये दोनों अलग हो जाएंगे, ये देखो। देखा बच्चों कैसे हुआ? What losing her mental stability? बेटा इतनी भारी अंग्रेजी हमें समझ नहीं आई, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? यस, समझाया तो करो। अब आ जाओ प्लांट सेल। ये हमारा क्या है? सेल वॉल। और ये क्या हमारा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये हमारे दो न्यूक्लियस, क्योंकि इसमें सेल वॉल भी होती है, याद रखना, ठीक है। तो प्लांट की ना अंदर से आती है डिवीजन की, छना की बाहर से आती है। इंसानों पे प्रेशर लगाया जाता है तब काम करते हैं, बट प्लांट्स खुद से काम करते हैं। तो इनकी क्या है? ये प्लेट फॉर्मेशन, ये अंदर से ऐसे डिवाइड करेगा। ये देखो, एरोस को ध्यान से देखना है, बाहर की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ। तो यहां पे क्या है? सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये देखिए। और इन दोनों के बीच में बन रहा है एक प्लाज्मोडेस्मेटा। ये देखिए कनेक्शन, दिस कनेक्शन इज प्लाज्मोडेस्मेटा। और इन दो सेल्स के यहां पे बीच में, अब देखो ये ऐसे बना, अब आगे देखो कैसे बनेगा ये। ये देखो, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना देते हैं, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बन गई। अब देखो यहां पे बीच में सीमेंटिंग मटेरियल है। इस सीमेंटिंग मटेरियल को क्या कहते हैं? मिडल लेमिला। इन दोनों सेल्स के बीच में देखो क्या बन गया? मिडल लेमिला। ये देखो, ये है मिडल लेमिला। इस मिडल लेमिला में क्या होता है? कैल्शियम पेक्टेट, जो सीमेंट की तरह काम करता है, इसको जोड़े रखने का काम करता है। और बीच में एक कनेक्शन बन रहा है, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन, जिसे हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। ये क्या है? साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है, जिसे हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। इस तरीके से। तो यहां पे क्या बनी है? सेल प्लेट। यहां होता है सेल प्लेट फॉर्मेशन। आया समझ में बच्चों सबको? यस एवरीवन इन द क्लास? डन? अब आएंगे, स्टार्ट करेंगे हम इसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। सिग्निफिकेंस, क्या सिग्निफिकेंस है भाई? दिस प्रोसेस हेल्प्स इन रिपेयर, this mitosis helps in regeneration. Yes, this process also plays a role in gamete formation, parthenogenesis, in drones, सब एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है। प्लस मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस फॉर मल्टी सेलुलर ग्रोथ. So this is the significance of mitosis. Now we will start with meiosis. आइए, meiosis also called as reductional division. चलो meiosis, तो सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे अभी का बताओ? सबसे पहले G1 फेज, G1 के बाद फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, चलिए बताइए। मैंने डैश 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 लगा दिए, जल्दी से बताइए। G1 के बाद G2 फेज, S फेज, फिर meiosis 1 फेज, फिर meiosis 2 फेज। ठीक है, हो गया। अब एक क्वेश्चन नीट का जो पिछले साल का आया था, इन meiosis डू वी हैव 2s फेज और 1s फेज? यस, इन meiosis, यस, गलत हो गया, SG2, यस। हाउ मेनी
S phase do we have in meiosis? Do we have 2 S phase, 1 S phase? कितने? एक ही S phase होता है, एक ही इंटरफेज होता है, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो समय है meiosis 1 और meiosis 2, दिस इज कॉल्ड एज इंटरकाइनेसिस। इस समय को क्या कहते हैं? इंटरकाइनेसिस। द टाइम इंटरवल बिटवीन meiosis 1 and meiosis 2 is called interkinesis. Time interval between meiosis 1 and meiosis 2, ठीक है। अब यहां पे देखिए meiosis 1, meiosis 1 में we have प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 के 5 पार्ट्स होते हैं, लता, जरा, पप्पी, दे दो। ये बच्चों की ट्रिक है, मेरी ट्रिक बिल्कुल भी नहीं है। सो एल से क्या होता है? लेक्टोटीन। जी से होता है जाइगोटीन। पी से होता है बच्चों पैकेटीन। डी से होता है डिप्लोटीन और बाकी डी से होता है डाइकाइनेसिस, ठीक है। प्रोफेज 1 के बाद कौन सा आता है बच्चों? मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। वहीं पे अगर आप meiosis 2 की बात करें तो meiosis 2 में क्या क्या आते हैं? प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2, राइट बच्चों।